जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आपको थंबनेल देख कर के पता चल रहा होगा कि आज हम इस वीडियो में किसकी बात करने वाले हैं। आज हम इस वीडियो में एनडीए के ज्योग्राफी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात करने वाले हैं, जो कि 2021 के सारे क्वेश्चन लिए गए हैं इस वीडियो में। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। तो जैसा कि हमारा पहला क्वेश्चन है, हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों फॉर्मेट में ले रखा है। जो लोग हिंदी पसंद करते हैं वो हिंदी की ओर देख सकते हैं, जो इंग्लिश पसंद करते हैं वो अपना भैया इंग्लिश के साथ जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित ग्रहों में से कौन सा आकार में सबसे बड़ा है। तो हम सबसे पहले जान लेते हैं कि इनका आकार का क्रम क्या है। तो सबसे पहले अपने बुध भाई साहब आते हैं, सबसे छोटा बुध। फिर उसके बाद में आते हैं मंगल भैया। फिर उसके बाद में आते हैं शुक्र। इसी तरीके से क्रम चलता है, यहाँ पर पृथ्वी आ जाती है। फिर अरुण भैया, फिर वरुण भैया, और फिर उसके बाद में शनि साहब, ये शनि भैया आ जाते हैं। और फिर आता है सबसे लास्ट में, यानी सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। तो अगर हम इन ऑप्शंस में देखते हैं तो इन ऑप्शंस में देखने से हमें पता चलता है कि इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्योंकि इन अवेलेबल ऑप्शंस में पृथ्वी ही सबसे बड़ा ग्रह है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो जैसा कि अपना अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो हमारा दिया हुआ है क्वेश्चन कि मुंबई, विशाखापट्टनम, इनके बारे में बताना है। तो हम इसको ऑप्शन के थ्रू तो लेकर के चलेंगे, जिससे कि आसानी से सॉल्व हो सके। तो चलिए, जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमारा सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह है, जो कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। तो इसका ऑप्शन ए का 2 मिल गया। जब ए का 2 में मिल जाता है तो इसलिए अगर हम आगे देखते हैं कि ऑप्शन कौन कौन सा सही है, तो सीधे सीधे ऑप्शन डी और ऑप्शन सी गलत हो जाते हैं। ये आपको ये मेथड भी आना चाहिए कि आप ऑप्शन के थ्रू जा सकें, जिससे कि आपको सही आंसर फाइंड करने में बहुत आसानी हो। और हम बात करते हैं कि अरब सागर की रानी। आप कीवर्ड्स पकड़िए, कीवर्ड्स। अरब सागर में ये दोनों बंदरगाह तो अरब सागर में है नहीं। मुंबई की विशेषता ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि ये भारत का सबसे प्राचीनतम बंदरगाह है। तो अब अरब सागर की रानी कौन बचा? अपना कोच्चि बंदरगाह। तो ए का हो गया 2, डी का हो गया 1। तो इसलिए ये हमारे सी डी तो ऑप्शन पहले ही से कट चुके हैं। अब हम देखते हैं कि भारत का भूबद्ध बंदरगाह कौन सा है, भूमिबद्ध बंदरगाह कौन सा है। तो अगर हम बात करते हैं तो भूमिबद्ध बंदरगाह अपना विशाखापट्टनम है। और अगर हम बात करते हैं चेन्नई की, तो चेन्नई अपना पूर्वी तट पर स्थित प्राचीनतम बंदरगाह है, जो कि एक कृत्रिम बंदरगाह है। किस प्रकार का? कृत्रिम बंदरगाह है। बात करते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी क्रेटर झील है? क्रेटर झील। तो क्रेटर झील दो तरीके से बन सकती है। एक, जब ज्वालामुखी फटते हैं, तो जब ज्वालामुखी फटते हैं तो उनके ऊपर एक गोल आकार का गड्ढा हो जाता है। जब ज्वालामुखी फटना बंद हो जाते हैं तो वहाँ पर एक प्रकार की झील बन जाती है, जिसे क्रेटर झील बोलते हैं। एक ये तरीका हो गया। एक दूसरा तरीका हो गया कि जब कोई उल्का पिंड धरती से आकर टकरा जाता है तो बड़े बड़े गड्ढे कर देता है, और उन्हीं गड्ढों में जब पानी भर जाता है तो उसे क्रेटर लेक बोलते हैं, क्रेटर लेक। तो इस तरह का उदाहरण अपने भारत में महाराष्ट्र में देखने को मिलता है, जो कि लोनार झील है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि स्थल मंडल को निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम रूप से वर्णित कर सकता है। तो सबसे पहले हम एक बना लेते हैं हिस्सा पृथ्वी का, ऐसे करके। जब पृथ्वी का एक काटा जाता है हिस्सा ऐसे, तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया मेंटल, मेंटल प्रवार जिसे हिंदी में बोलते हैं। और ये हो गया क्रूड, क्रूड। तो फिर मेंटल को भी दो भागों में बांटा जाता है, एक ऊपरी मेंटल, एक निचला मेंटल। क्रूड को भी ऐसे ही भाग बांटा जाता है, और इस प्रकार ऊपर से भी इसको बांटा जाता है। तो देख लेते हैं कि इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा। तो इसमें बोला गया स्थल मंडल। तो हम जब जानते हैं कि स्थल मंडल यानी लिथोस्फीयर की जो गहराई होती है पृथ्वी की ऊपरी परत से लेकर के 100 किलोमीटर भीतर तक की होती है। और हम अगर दूसरे की बात करते हैं स्थेनोस्फीयर, स्थेनोस्फीयर की गहराई, तो वो 100 से 400 किलोमीटर के बीच में होती है। 100 से 400 किलोमीटर के बीच में स्थानोस्फीयर होती है, जिस पर ये मेंटल तैरती रहती है, भूपरपटी तैरती रहती है। तो बात करते हैं स्थल मंडल। क्या स्थल मंडल का सबसे अच्छा वर्णन कौन करेगा? तो स्थल मंडल 100 किलोमीटर के अंतर्गत आती है, 100 किलोमीटर के अंतर्गत। तो क्या ऊपरी और निम्न मंडल और ऊपरी मंडल तो यहाँ पर हो गए जबकि स्थल मंडल जो है पृथ्वी की ऊपरी परत से शुरू होता है, तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया। परपटी और क्रूड, इन्होंने क्रूड बोल दिया, तो क्रूड तो सबसे नीचे होता है, तो क्रूड का कोई मतलब ही नहीं बनता। डी में भी सेम क्रूड ही बोला है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर
सी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। बात करते हैं अगले की। ग्रीनविच यानी जीएमटी से निम्नलिखित में से किस देश का समयांतर अधिकतम है? तो देख लेते हैं, हम अपना मैप के थ्रू चलते हैं, सीधा साधा मैप अपना। अपनी हम ग्रीनविच लाइन बना लेते हैं। ग्रीनविच लाइन जो कि आती है 82.5 डिग्री से होती हुई आती है। 1 मिनट, कलर ये वर्ड लग गया, चलो कोई नहीं। यहाँ से होती हुई आती है, यूपी का एरिया कवर करते हुए एमपी, फिर छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा और फिर आंध्र प्रदेश से होती हुई निकल जाती है। तो इसमें देख लेते हैं कि कौन सबसे पास में पड़ता है। तो आपको देख के पता चल रहा होगा, श्रीलंका तो यहाँ अपने बगल में है, तो इनका अंतर तो बहुत ही कम हुआ। और ये नेपाल से होकर के जा ही रही है, तो इसका अंतर भी बहुत कम हुआ। बांग्लादेश की बात करते और भूटान की, तो आपको क्या लगता है कि कौन दूर होगा? कौन दूर होगा? अगर देखने से हम देखते हैं ध्यान से, तो कौन दूर होगा, बांग्लादेश या भूटान? तो इससे हमें पता चलता है कि भूटान सबसे दूर होगा। जो सबसे दूर होगा उसी का अंतर सबसे अधिक होगा। तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाता है। भूटान से ही सबसे अधिक समय अंतर है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं होकर गुजरती है? द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? तो पहले देख लेते हैं, पहले हम चलते हैं इसमें, अपने इसमें। तो सबसे पहले जब कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आती है, तो यहाँ से होते हुए गुजरात से होते हुए राजस्थान में हल्का सा टच करती है, फिर एमपी में चलती है, फिर एमपी से छत्तीसगढ़ में जाती है, छत्तीसगढ़ से झारखंड की ओर बढ़ती है, झारखंड से पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल से त्रिपुरा, फिर मिजोरम, ऐसे करते हुए निकल जाती है। यह भारत के कुल 8 राज्यों से गुजरती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 राज्यों से गुजरती है। तो यहाँ पर कहीं मणिपुर का तो नाम लिया नहीं, क्योंकि मणिपुर यहाँ पर है और जब पी मिजोरम से गुजर रही है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, क्योंकि ये पश्चिम बंगाल से भी गुजरती है, गुजरात से भी और झारखंड से भी गुजरती है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांश सबसे लंबा समांतर है? अरे आप एक गोला बना लीजिए, मतलब एक पृथ्वी की तरह गोला बना लिया, उसके बाद में आप सबसे सबसे लंबा इन समांतर कौन सा होगा? यानी समांतर, ये लैटिट्यूड की बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? पैरेलल लैटिट्यूड की बात कर रहे हैं। तो एक यहाँ पर होगा, एक इक्वेटर है और एक ऐसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ये कर्क रेखा, ये मकर रेखा। तो इसमें देखते हैं, तो आपको क्या लगता है कि कौन सबसे लंबा होगा? वैसे इसका आंसर इक्वेटर हो जाएगा, क्योंकि जब किसी भी गोले का व्यास सबसे बड़ा होता है, किसी भी गोले का व्यास सबसे बड़ा होता है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। जैसा कि दिया हुआ है कि बांधों के बारे में पूछा गया है कि बांध किस राज्य में कौन से स्थित है। तो सबसे पहले जो चीज़ें आपको पता है उन पर सबसे पहले ध्यान दो। जैसे कि हीराकुंड पता है अपन को कि हीराकुंड कहाँ पड़ता है। हीराकुंड को हम मैच कर लेते हैं ऑप्शन सी। हीराकुंड हो गया ऑप्शन सी, उड़ीसा में पड़ता है। और कोसी बांध कहाँ पर पड़ता है? आप जानते होंगे कि कोसी नदी कहाँ पर है। कोसी नदी किस राज्य में बहती है? आपने अक्सर सुना होगा कि कोसी को बिहार का शोक बताया जाता है, क्योंकि कोसी नदी की वजह से ही बिहार में बाढ़ आती है। कोसी नदी अपना रास्ता बार बार बदलती रहती इसलिए। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी बिहार। हीराकुंड का 3 हो गया उड़ीसा। और उकाई परियोजना तो आप जानते होंगे, जो कि ताप्ती नदी पर बनी हुई है। ताप्ती नदी पर बनी हुई है और ये गुजरात में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? गुजरात में। तो देख लेते हैं डी का 1 मैच कर लेते हैं। डी का 1 दो ही में दे रखा है, तो इन दोनों को काट देते हैं। हीराकुंड ए का 3, ए का 3 दोनों में है, ठीक है। कोसी सी का 2, सी का 2 किसमें किसमें? इसमें। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। जैसे कि अगला क्वेश्चन है, बहिर्मंडल में गैसों का संयोजन क्या है? द कंपोजिशन ऑफ गैसेस इन एक्सोस्फीयर। ये आप लोग तो बहुत आसानी से जानते होंगे कि किससे कंपोजिट होकर के बना होता है अपना बहिर्मंडल यानी एक्सोस्फीयर। तो इसका आंसर आप अपने कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी नहीं है? तो आप बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। इसमें ऑप्शन ही ऐसे दे रखे हैं कि आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। ये जितनी नदियां हैं एक को छोड़ करके सारी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी हैं और सब नॉर्थ ईस्ट में बहती हैं। कहाँ पे? नॉर्थ ईस्ट। तो हम देख लेते हैं। आप जानते होंगे कि महानंदा
महानंदा कहाँ पर बैठती है? महानंदा आती है जब हम इस मैप के थ्रू चलते हैं पहले, ये अपना मैप रहा। तो यहाँ से जैसे ही गंगा आती है, यहाँ से नहीं, यहाँ से गंगा आती है, यहाँ से गंगा ऐसे होते हुए आती है, तो यहाँ से आती है रामगंगा, गंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, फिर इधर ही से आती है महानंदा। महानंदा ऐसे आती है। तो महानंदा, तो आप जान गए कि महानंदा गंगा की सहायक नदी है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ माइनर प्लेट? जैसा कि आप अगर इनको ऑप्शन ध्यान से पढ़ें, ये क्वेश्चन जब मैं पेपर में बैठा था तो मुझे भी नहीं आ रहा था, लेकिन मैंने जब ऑप्शंस को बड़े ध्यान से देखा तो मुझे लगा और मुझे पता चल गया कि इसका आंसर क्या होगा। आप भी बता सकते हैं बहुत ही आसानी से। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अंटार्कटिका प्लेट, क्योंकि इन सब में वो वही सबसे बड़ी है। और अगर कॉमन सेंस का भी प्रयोग करेंगे तो आराम से आप बता सकते हैं इसका आंसर। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घतम अक्षांश है? सेम वही क्वेश्चन, कौन सा? निम्नलिखित में से कौन सा समान, पहले दिया हुआ था ना क्वेश्चन कि ये क्वेश्चन, देखते हैं ये, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा टेक्निकल भाषा में लिख दिया है। ये रहा सेम क्वेश्चन और सेम ही क्वेश्चन और सेम ही आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घतम अक्षांश है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड? लॉन्गेस्ट यहाँ पर लैटिट्यूड बोला, उसमें पैरेलल लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड बोला था। इसका भी ऑप्शन 0 डिग्री हो जाएगा, इक्वेटर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगर भारत में दोपहर में, देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। यदि भारत में दोपहर के 12 बजे का समय, तो किस याम्योत्तर में सुबह के 7 बजेंगे? तो इनका पहले डिफरेंस फाइंड कर लेते हैं। तो 12 में से 7 गया तो आता है 5 घंटे। कितने का डिफरेंस है? 5 आवर्स का डिफरेंस हो गया। तो जैसा कि हम जानते हैं कि घड़ी मतलब पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री तय करती है। कितना? 360 डिग्री। तो जब हम इसको भाग देते हैं तो यानी 1 घंटे में कितना टाइम निकल के आएगा? 360 बटे 24, यानी इसको काटा 12 से 2, इसका काटा 30 से 2, फिर काटा तो 15 डिग्री, यानी 1 घंटे में ये 15 डिग्री चलती है। तो हम अगर पीछे ले जाएंगे वही, तो 5 घंटे में कितने डिग्री तय करेगी? 75 डिग्री। 75 डिग्री, इसको ध्यान से समझिए कि 5 घंटे में 75 डिग्री हमको पीछे जाना होगा, मतलब पश्चिम की ओर। ये हमारी पृथ्वी और यहाँ पे हमारा भारत, और ये 82.5 डिग्री की लाइन, 82.5 डिग्री के हिसाब से यानी जीएमटी के हिसाब से अपना टाइम हो रहा है 12। इसके अगर हम 75 डिग्री पीछे जाएंगे तो कितना बचेगा? इधर से कितना बचेगा? ये बचेगा 7.5 डिग्री, क्योंकि 82.5 डिग्री है, जीरो से यहाँ से शुरू होता है, 82.5 होता है, 82.5 टोटल है ये। 82.5 में जब हम 75 हटा देंगे तो बचेगा 7.5 डिग्री। वो भी कौन सा? 7.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। 7.5 डिग्री मतलब इधर की ओर तो ये पूर्व है ना, 7.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर ये 7 बज रहे होंगे, सुबह के 7 यहाँ पर बज रहे होंगे। 1 मिनट, हाँ, यहाँ पर ये एक तो ईस्ट है, इधर ईस्ट है, ये तो आप सब जानते हैं। तो ईस्ट हो गया, और देशांतर मतलब देशांतर इन वाली लाइनों को बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 7.5 डिग्री पूर्व देशांतर पर 7 बज रहे होंगे सुबह के, जब भारत में 12 बजेंगे 82.5 डिग्री ईस्ट के हिसाब से। तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अंडकरंड, हंसने वाली बात है थोड़ा सा, लेकिन कोई बात नहीं। अंडकरंड स्थलाकृति यानी बास्केट ऑफ एग्स टोपोग्राफी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो जैसा कि हम जानते हैं कि इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये बास्केट ऑफ एग्स टोपोग्राफी जो है ना, ये ड्रमलिन से संबंधित है। बात करते हैं अगला क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे अधिक है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेनेट हैज़ द हाइएस्ट डेंसिटी? जैसा कि आप सब जानते होंगे कि सबसे घन मतलब सबसे ज़्यादा घनत्व जो है ना अपनी पृथ्वी का ही है सभी ग्रहों की तुलना में। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। दिया हुआ है पॉइंट ऑफ ओरिजिन ऑफ अर्थक्वेक वेव इज नोन एज। भूकंप तरंग के उद्गम को क्या कहते हैं? अगर हम इसकी बात करते हैं हिंदी में इसे क्या कहते हैं, तो हिंदी में तो इसे मूल कहते हैं, लेकिन उन्होंने कन्फ्यूज करने के लिए इसको सारे इंग्लिश ही में लिख रखा है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फोकस, यानी फोकस का मतलब हिंदी में मूल होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि जहाँ से भूकंप तरंगें उठती हैं उन्हें
फोकस कहते हैं, और जहाँ पर सबसे पहले पहुँचती हैं उसे ईपी सेंटर या अधिकेंद्र कहते हैं। बात करते हैं अगले की, स्थल मंडल की गहराई अधिकतम कहाँ पाई जाती है? स्थल मंडल की गहराई अधिकतम कहाँ पाई जाती है? तो जैसा कि हम जानते हैं कि पृथ्वी की सतह से नीचे की ओर 100 किलोमीटर, नीचे की ओर 100 किलोमीटर गहरी होती है स्थल मंडल। तो आप जानते हैं कि सबसे गहरी खाई प्रशांत महासागर में है, जिसे हम चैलेंजर के नाम से जानते हैं। मरियाना ट्रेंच और चैलेंजर गर्त सबसे गहरा गर्त है, और मरियाना ट्रेंच सबसे गहरी खाई है। तो अगर हम वहाँ से 100 किलोमीटर अंदर की ओर मापेंगे ना, तो सबसे गहरा प्रशांत महासागर ही होता है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मैग्मीय पदार्थ को एक वृहत पिंड जो भूपर्पटी की गहराई में ठंडा होता है, बड़े गुंबद के आकार के रूप में विकसित होता है, उसे क्या कहते हैं? अ लार्ज बॉडी ऑफ मैग्मेटिक मटेरियल दैट कूल्स इन द डीपर डेप्थ ऑफ द अर्थ's crust and develops in the form of large domes is known as। तो जैसा कि हम जानते हैं कि बैथोलिथ के बारे में बात कर लेते हैं। बैथोलिथ क्या होता है? बैथोलिथ वो होते हैं जो जो मैग्मा होता है वो पृथ्वी के अंदर गुंबदों के रूप में ठंडा तो होता है, लेकिन उसके किनारों पर तीव्र ढाल बनी होती है, उसे बैथोलिथ बोलते हैं। और हम अगर बात करते हैं लोकोलिथ क्या होता है, तो इसका आंसर लोकोलिथ ही होने वाला है, क्योंकि ये गुंबदाकार बनाता है। इसके साथ केवल गुंबद आकार की ही आकृति बनती है जब वो पृथ्वी में ठंडा होता है। लोपोलिथ क्या होता है? लोपोलिथ वो होता है जब मैग्मा ठंडा होकर तस्तरी के प्लेट के आकार की संरचनाएं बनाता है, तो उसे हम लोपोलिथ बोलते हैं। और अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर 4 की, इसका मतलब होता है जब मैग्मा ठंडा होकर के ऊबड़ खाबड़ आकृति बनाता है, ऊबड़ खाबड़, तो उसे ठैकोलिथ बोलते हैं। अगर हम इसके आंसर की बात करते हैं तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये केवल गुंबद बनाता है, केवल गुंबद, और इसमें गुंबद तो बनाता है, किनारे पर तीव्र ढाल होती है। ये ऐसे गुंबद बना दिया, किनारे पर तीव्र ढाल होगी। बात करते हैं अगले की, निम्नलिखित में से कौन सा द्रवण कंडेंसेट का रूप नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन डी, सहिमवृष्टि। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। निम्नलिखित मेघों में से कौन सा वर्षाधारी मेघ है? इसका नंबर हो जाएगा ऑप्शन सी, वर्षा मेघ। बहुत ही सरल था। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। लिखा है निम्नलिखित में से किस देश में गहन निर्वाह कृषि मुख्यतः प्रचलन में है? या हम इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं, इन विच वन ऑफ देम फॉलोइंग कंट्रीज इज इंसेंटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर नॉट प्रीडोमिनेंटली प्रैक्टिस्ड। तो यहाँ पर जैसे कि हम बात करते हैं, कुछ देश हैं जहाँ पर गहन कृषि बहुत ही प्रचलन में है। भारत हो गया, जापान हो गया, चीन हो गया, इंडोनेशिया हो गया। इन तरह के देशों में निर्वाह कृषि बहुत ही प्रचलन में है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कनाडा जैसे देशों की, यहाँ पर इस तरह की कृषि नहीं पाई जाती है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आप 2021 का पेपर उठाकर देख सकते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन आपको बहुत ही आसानी से देखने को मिलेंगे कि उन्होंने पूछे हैं। तो हम बना लेते हैं अपना दक्षिण पूर्व। तो दक्षिण पूर्व का मुख्यालय सिकंदराबाद में स्थित है। कहाँ पर? सिकंदराबाद में। और अगर हम पूर्व की बात करते हैं तो कोलकाता में स्थित है। सॉरी, मैंने सोचा दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय, इसलिए मैंने बोला सिकंदराबाद। अगर सिर्फ दक्षिण पूर्व की बात करेगा तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कोलकाता। सॉरी फॉर दैट। जैसे कि अगला क्वेश्चन है, भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है? ये कौन नहीं जानता कि ये किससे संबंधित है परियोजना, चीख के बताया था पीएम ने। तो चलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये तो नेशनल हाईवे से संबंधित है ये परियोजना। बात करते हैं अगले की, प्राकृतिक वनस्पति। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, हाँ ठीक। द नेचुरल वेजिटेशन विच कवर्स द मैक्सिमम जियोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया। तो आप सब जानते होंगे कि कौन से पेड़ पौधे अधिकतर भारत के भौगोलिक क्षेत्र को कवर करते हैं। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि अधिकतर हम लोग देखते हैं पर्णपाती वन ही हमें देखने को मिलते हैं। तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, व्यास नदी जो हिमाचल
और पंजाब से होकर किस नदी में मिलती है? तो इसको अगर आपने मैप के थ्रू देखा हो तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये सीधा जाकर के सतलज नदी में मिल जाती है। 400 किलोमीटर के आसपास की कुछ दूरी तय करके 400 किलोमीटर आसपास की कुछ दूरी तय करके व्यास नदी सतलज नदी में मिल जाती है। तो चलिए हमारे क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म होते हैं। मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में। जय हिंद। और जैसा भी हो वीडियो आप कृपा करके कमेंट में लिख करके बताएं कि क्या कोई कमी रह रही है क्या वीडियो में। धन्यवाद।